ये एंटी पेपर लीक बिल लाकर उसको पास करवा के क्या चीजें सामान्य हो जाएंगी, बेहतर हो जाएंगी? इस बिल से कुछ नहीं होगा, इसलिए कि पहली तो ये धारणा ही गलत है कि सख्त कानून बना देने से कोई समस्या सुलझ जाती है। इस देश में बहुत सख्त कानून है। 24 में भी एक कमेटी बनी थी, जो अभी इस तरह की अभी प्रधानमंत्री ने जो एक कमेटी बनाई है, 101 सुझाव सर उस कमेटी ने दिए, और उसमें से वो 101 सुझाव क्या थे ज्यादातर का तो किसी को पता भी नहीं। काम पे मिट्टी डालने का काम है कमेटी। ठीक करेंगे 3 काम, प्रवेश, परीक्षा और परिणाम, ये धर्मेंद्र प्रधान यही नारा लगा लगा के आज इतने बड़े नेता बने। लेकिन जब ये जब सरकारों में आए तो वो तीनों काम कैसे भूल गए? पहली बार इस देश में अंतिम व्यक्ति को पढ़ाई की इच्छा, हमारे यहाँ जो कुछ ग्रोथ और डेवलपमेंट का मॉडल है, ये चंद लोगों को नौकरी देगा, ज़्यादातर लोगों की नौकरी छीनेगा। आईटी सेक्टर कितनी नौकरियां देगा? पूरी आईटी सेक्टर जितनी नौकरियां देता है ना, उससे ज़्यादा पशुपालन नौकरी देता है इस देश में। क्या इस आंदोलन का आउटकम सिर्फ इतना था कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो जाए, बात खत्म? इस्तीफे सिर्फ इसलिए होते हैं नसीहत देने के लिए कि पंगा मत लेना आगे से, सिर्फ इसलिए। अगली बार कोई गोली चलवाएगा, पैलेट गन्स चलवाएगा, 4 बार सोचेगा, नहीं भाई पंगा हो जाएगा। बाकी धर्मेंद्र प्रधान से ज़्यादा जोशी जो आए हैं कुछ कर देंगे, सवाल नहीं होता। जो आपने बात की लड़कियां आई, एक नैरेटिव बनाया जा रहा है कुछ वीडियोस दिखा दिखा के कि गालियां दे रही थी भद्दी भद्दी। जिसके ऊपर आप पैलेट गन चलवा रहे थे, उसकी भाषा के बारे में सवाल पूछ रहे हो। कोई तो दुनिया में नॉर्म्स होने चाहिए ना, कोई तो नियम होने चाहिए, किस समय किसकी बात करेंगे। तो ये गाली की चर्चा गोली को दबाने के लिए की। नमस्कार, मैं रोहित सावल और आप जिंदाबाद देख रहे हैं। और आज हमारे साथ मौजूद हैं इस देश के जाने माने पॉलिटिकल वर्कर, सेफोलॉजिस्ट, लेखक, और भी उनका परिचय बहुत ज्यादा है। मैं बात कर रहा हूं योगेंद्र यादव जी की। योगेंद्र जी, आपका स्वागत है जिंदाबाद में। शुक्रिया। मैं भाई कोई सेफोलॉजिस्ट नहीं हूँ, पुराने पिछले जन्म के मामले हैं। मैं तो अब एक पॉलिटिकल वर्कर हूँ, बस वो काम करता हूँ। नहीं, लेकिन हम लोगों ने जब बचपन से जिसको देखा है, आपको देखा, तो हमने चुनावी राजनीति के बारे में जो समझा, वो आपको जब हम देखते थे दूरदर्शन के जमाने की मैं बात कर रहा हूँ, तो जाहिर सी बात है हमारी पीढ़ी के लिए ये परिचय आपका बहुत मौजूद है। सुन के मुझे अपनी बुजुर्गियत का एहसास होता है। जी योगेंद्र जी, अगर हम इस हफ्ते जो सबसे चर्चित बात है, सीजेपी का आंदोलन हुआ, उसके बाद अब जो एंटी पेपर लीक बिल, आम बोलचाल की भाषा में अगर उस बिल को मैं कहूँ, पास हो गया। लोकसभा में चर्चा हुई, करीब 9 घंटे की चर्चा हुई। तो आपको लगता है कि जो एक आंदोलन था, उस आंदोलन के बाद की जो सफलता थी, ये एंटी पेपर लीक बिल लाकर उसको पास करवा के क्या चीजें सामान्य हो जाएंगी, बेहतर हो जाएंगी? मुझे नहीं लगता, लेकिन हम समझें कि इस आंदोलन का भाव क्या था। जी। क्योंकि कोई भी आंदोलन होता है तो उसका एक मुद्दा होता है जो तात्कालिक होता है, जो फुंसी है, फोड़ा है, वो है, और एक है जो कि अंदर वास्तविक उसका कारण होता है। इस आंदोलन का फुंसी फोड़ा जो बाहर दिखता था वो पेपर लीक था। जी। पेपर लीक की समस्या क्या है? मूलतः जो आपका पूरा एग्जामिनेशन सिस्टम है, चाहे वो एडमिशन्स का एग्जामिनेशन हो या रिक्रूटमेंट का एग्जामिनेशन हो, वो बिल्कुल ब्रोकन डाउन है। कुछ उसमें मतलब फेयर नहीं है, कुछ भी कायदे से काम नहीं करता। और ये दोनों सिस्टम की समस्या क्या है? क्योंकि आपका एजुकेशन सिस्टम और आपका एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी दोनों फेल है। तो बुनियादी बात वो है जिसे वो कहते हैं टिप ऑफ द आइसबर्ग। तो ये तो टिप ऑफ द आइसबर्ग है। असली आइसबर्ग क्या है? आपका एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट सिस्टम। और जो युवा सड़क पे थे, ज़रूरी नहीं कि वो सब कोई किसी टेस्ट लीक का किसी पेपर लीक का शिकार थे। ये सब कह रहे थे मुझे अपना भविष्य नहीं दिखता है, मैं कहीं पे बैठा हुआ एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हूँ, 3 साल से वो एग्ज़ाम नहीं हुआ है, एग्ज़ाम हुआ तो रिज़ल्ट नहीं आता, रिज़ल्ट आता है तो इंटरव्यू नहीं होता, अपॉइंटमेंट लेटर नहीं मिलता, अपॉइंटमेंट लेटर मिलने के बाद ज्वाइनिंग नहीं होती है। तो वो सब स्थिति है। उस सब चीज़ तो इस देश की जो नई पीढ़ी, जिसको अब अंग्रेज़ी में जेन ज़ी बोल दिया जाता है जी, वो आए थे ये कहने के लिए कि मेरा भविष्य नहीं है, मुझे कुछ करो, ये पूरा एजुकेशन एम्प्लॉयमेंट सिस्टम आपका फेल है। अब उस संदर्भ में आप इसको देखिए जो बिल पास हुआ है। मेरी अपनी समझ है
कि इस बिल से कुछ नहीं होगा, इसलिए कि पहली तो ये धारणा ही गलत है कि सख्त कानून बना देने से कोई समस्या सुलझ जाती है। इस देश में बहुत सख्त कानून है, बिल्कुल। तमाम चीज़ों पे। दिल्ली में ये भी कानून है कि आप सड़क पे सिगरेट नहीं पी सकते हो। कानून की इस देश में कोई कमी नहीं है। और कोई कहे कि पहले कानून कमज़ोर था, कानून सख्त नहीं था, कड़ी सज़ा नहीं थी, इसलिए पेपर लीक होते थे, बिल्कुल झूठी बात है। सवाल ये है कि आपने पेपर लीक के कितने लोगों को पकड़ा जो कि कानून के सख्त ना होने की या कड़ी सज़ा का प्रावधान होने के अभाव में उनको कुछ नहीं हुआ? शून्य। 2024 में पेपर लीक हुआ था, कितने लोगों को पकड़ा गया? यही लोग इन्वॉल्व थे, यही एनटीए इन्वॉल्व था। तो साहब क्या कानून की कमी थी? नहीं, इच्छा शक्ति की कमी थी, सिस्टम की कमी थी। वैसे भी इस देश में जितने भी सख्त कानून बनते हैं, चाहे रेप को लेके कानून बना हो, सख्त कानून बनने से कभी कभी दरअसल उल्टा असर होता है। ये मैं केवल इससे नहीं कह रहा कि आज हुआ है, इससे पहले कांग्रेस सरकार ने राजस्थान में सख्त कानून बनाया था, कोई असर नहीं हुआ है उसका। तो सख्त कानून का मतलब क्या होता है? सख्त कानून का मतलब होता है कि अगर कोई पेपर लीक करते हुए पकड़ा गया तो उसकी ट्रायल बहुत जल्दी से हो जाएगी और उसको सज़ा बहुत सख्त मिलेगी। अगर वो पकड़ा गया, सारा खेल तो उसी में है जी, है ना। और पकड़ा क्यों जाएगा? पकड़ा तब जाएगा जबकि राजनीतिक इच्छा शक्ति होगी, क्योंकि जो पेपर लीक माफिया है उसके राजनीतिक संबंध हैं, क्योंकि ये सारी कोचिंग इंडस्ट्री और सारी एजुकेशन इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ है। तो पहले तो मुझे नहीं लगता कि सख्त कानून बनाने से कुछ होगा। आपको पूरी एग्जामिनेशन सिस्टम बदलना होगा, जिसके बारे में कुछ अच्छे सुझाव आए हैं। कल परसों ही मैं बिट्स पिलानी के डायरेक्टर के सुझाव पढ़ रहा था टाइम्स ऑफ इंडिया में। सेंसिबल सजेशन है, आपको पूरा सिस्टम को ओवरऑल करना होगा, पहली बात। दूसरा ये कि वो जो बुनियादी सवाल है शिक्षा और रोजगार का, उसके लिए क्या इलाज है? तो मुझे नहीं लगता अभी तक कुछ ऐसा हुआ है जिससे कुछ भी हम उम्मीद लगा सकते हैं। सर, जो भी आपने बात की कि इच्छा शक्ति की ज़रूरत है, भले ही बिल पास हो गया और आपने भी कहा कि कड़े कानून लाने से कुछ नहीं होगा, उस सिस्टम की ओवरहॉलिंग की ज़रूरत है। लेकिन सर 2024 में भी एक कमेटी बनी थी, जो अभी इस तरह की अभी प्रधानमंत्री ने जो कमेटी बनाई है, देश के बड़े बड़े लोग उसमें हैं, उसमें भी एक्स इसरो चीफ थे 2024 वाली में भी। 101 सुझाव सर उस कमेटी ने दिए, और उसमें से वो 101 सुझाव क्या थे, ज्यादातर का तो किसी को पता भी नहीं है। एग्जैक्टली। तो फिर से एक और कमेटी, बड़े बड़े नाम उसमें, अच्छी बात है, इन लोगों का कंट्रीब्यूशन है हमारे देश के लिए। लेकिन ये कमेटियां बनाना, ये वार्ताएं, ये तमाम चीजें। हमारे किसान आंदोलन में एक मज़ेदार चीज़ कहते थे, पंजाबी थे, कहते जी किसी काम पे मिट्टी पानी होना तो कमेटी बना दो। तो काम पे मिट्टी डालने का काम है कमेटी। ऐसा नहीं मैं कह रहा कि बगैर कमेटी बनाए आप कुछ कर दो, लेकिन ये कमेटियां बनी इसलिए होती हैं कि पहले दिन घोषणा हो गई, आपका गुस्सा ठंडा हो गया, बाद में कौन कमेटी कौन मिलेगी। मतलब किसान आंदोलन के बाद जो कमेटी की घोषणा हुई थी, कमेटी की एक मीटिंग हुई 4 साल में, कुछ हुआ ही नहीं, बस काम पे मिट्टी डाल दी। उस टाइम आपका गुस्सा ठंडा हो गया। उम्मीद करनी चाहिए कि ये कमेटी वैसी नहीं होगी। अभी से हम कह तो नहीं सकते कि कमेटी ये काम करेगी, उम्मीद करनी चाहिए करेगी, मगर कमेटी के करने के बाद उम्मीद ये करनी चाहिए कि उस पर काम होगा। और मैं कहता हूँ ये कमेटी सब कुछ, मान लीजिए, सबसे अच्छा काम कर देती है, जिसका मतलब है हमारा जो एग्जामिनेशन सिस्टम है एडमिशन्स का और रिक्रूटमेंट का, उसको सीधा कर देती है, मान लीजिए कर देती है, बहुत अच्छी बात है, इसकी ज़रूरत है। क्या उससे जो युवाओं का जो विद्रोह है और उसके पीछे जो भावना थी, क्या उसको जवाब हो जाएगा? मुझे नहीं लगता होगा, क्योंकि असली दिक्कत रोहित भाई ये है कि हमारा इस वक्त देश जिस दौर से गुजर रहा है, हमारे यहाँ एक उच्च शिक्षा की क्रांति एक मायने में हुई है। उस सेंस में पहली बार लाखों करोड़ों लोग उच्च शिक्षा के लिए आ रहे हैं, जिनके परिवार ने कभी कॉलेज यूनिवर्सिटी का चेहरा नहीं देखा था, वो लोग पहली बार आ रहे हैं जी। और ठीक उसी वक्त कॉलेज यूनिवर्सिटी अपना दरवाज़ा बंद कर रहे हैं, ठीक उसी वक्त टीचर ख़त्म हो रहे हैं। मतलब सेंट्रल यूनिवर्सिटी में 30% पोस्ट खाली पड़ी हैं, जबकि विद्यार्थी मतलब पहले से ज़्यादा संख्या में आ रहे हैं, एनरोल हो रहे हैं। हमारी पब्लिक एजुकेशन का भट्टा बैठ रहा है। आज से 30 साल पहले यूनिवर्सिटी, जिन यूनिवर्सिटियों को मैं जानता हूँ कि शिक्षा से मेरा लेना देना रहा है, मैं खुद यूजीसी का मेंबर था, देखा मैंने वहाँ पे जो आज से 20 साल पहले स्थिति थी, जो अब
उससे 3 गुना बेहतर होनी चाहिए थी, क्योंकि लोग बढ़ रहे हैं, वो ख़राब हो रही है। और कहाँ एजुकेशन जा रही है? प्राइवेट उसमें जा रही है। जब हम बच्चे थे, मुझे याद है, आपकी और मेरी जनरेशन में थोड़ा फ़र्क है जी मेरे पिताजी की जनरेशन तक वो सब लोग सरकारी स्कूल में जाते थे। जी मेरी जनरेशन में आते आते सरकारी तो नहीं, प्राइवेट स्कूल था, लेकिन नाम के वास्ते प्राइवेट था, सरकारी ग्रांट से चलता था, जी। सरकारी टाइप सा स्कूल था। आपकी जनरेशन आते आते प्राइवेट स्कूल हो गया होगा। लेकिन यूनिवर्सिटी, अभी भी आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में जाते हैं, जी। अभी भी आप सब में जाते हैं, इलाहाबाद, राजस्थान यूनिवर्सिटी। अब क्या हुआ है? अब यूनिवर्सिटी भी प्राइवेट हो गई है। तो धीरे धीरे इस देश को, जो राज का रूलिंग क्लास इस देश की है, उसका इस देश की शिक्षा व्यवस्था में कोई रुचि नहीं बची है। और बिल्कुल आपको एक सिंपल फार्मूला बता दूं, ये मैं आपको बिहार का उदाहरण देता हूं। जब मैं यूनिवर्सिटी में था 1980 के दशक में, तो बिहार के बच्चे बिहार छोड़ छोड़ के, जो भी बिहार का थोड़ा सा पढ़ा लिखा हैसियत वाला घर था, उसका बच्चा दिल्ली में पढ़ता था, चंडीगढ़ में पढ़ता था। जैसे ही बिहार का एलीट बिहार छोड़ दिया, बिहार की शिक्षा व्यवस्था तबाह हो गई। जी एग्जैक्टली यही इस वक्त पूरे देश में हो रहा है। हमारी सारी यूनिवर्सिटी तबाह हो रही हैं, पब्लिक यूनिवर्सिटीज़, क्योंकि इस देश के एलीट ने अपने बच्चों को वहाँ से निकाल लिया है। इसका समाधान कौन करेगा? असली समस्या ये है। और शिक्षा दे कौन रहा है? यूनिवर्सिटी कॉलेज शिक्षा नहीं दे रहे हैं, शिक्षा कोचिंग इंडस्ट्री दे रही है। इसका समाधान कौन करेगा? असली मुद्दे ये हैं। तो योगेंद्र जी, जो जिस समाधान की आप बात कर रहे हैं, मैं को किसी बीजेपी सरकार की, किसी पर्टिकुलर सरकार की, सरकारों की अगर हम बात करें, जितनी सरकारें इस देश में, जितनी हमारे इस देश में जितनी विचारधाराएं हैं, उन विचारधाराओं से जुड़े हुए लोग सरकारों में हैं, रहे हैं। हम कैंपसेस में नारे सुनते थे, शिक्षा का व्यापारीकरण बंद करो, शिक्षा को रोजगार से जोड़िए, ठीक करेंगे 3 काम, प्रवेश, परीक्षा और परिणाम। ये धर्मेंद्र प्रधान यही नारा लगा लगा के आज इतने बड़े नेता बने। लेकिन जब ये जब सरकारों में आए, तो वो तीनों काम कैसे भूल गए? बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। मैं किसी एक पार्टी को केवल दोष नहीं देता। जो एम्प्लॉयमेंट की, आप याद कीजिए मनमोहन सिंह की सरकार के समय, मनमोहन सिंह में कम से कम इतनी ईमानदारी थी कि उन्होंने अपने मुंह से कह दिया था कि जॉब लेस ग्रोथ हो रहा है। जब मनमोहन सिंह के अपना वक्तव्य, जब वो प्रधानमंत्री थे, कि हमने ग्रोथ तो इस देश में कर दी, नौकरी नहीं बढ़ा पा रहे, नौकरी वहाँ की वहाँ है, ग्रोथ नहीं हुई। तो ये कोई कहे कि केवल बीजेपी के आने के बाद शुरू हुई है, नहीं, ये बात नहीं है, पहले से थी समस्या। शिक्षा में यूपीए सरकार के दौरान मेजर इन्वेस्टमेंट हुआ था। आपको ध्यान होगा जब मंडल आया जी, तो उसके बाद यूनिवर्सिटीज़ की कैपेसिटी बढ़ाई गई थी। मुनगेकर कमेटी आई थी, मैं ये सब जानता हूँ क्योंकि मैं शिक्षा में था उन दिनों। तो कमेटी आई थी, सब यूनिवर्सिटीज़ की स्ट्रेंथ 1/3 बढ़ाई गई थी, लेकिन उसके साथ साथ रिसोर्सेज बढ़ाए गए थे। पहली बार उस वक्त अब हायर एजुकेशन में बहुत बड़ी मात्रा में पैसा आया था। मगर पिछले 10-15 साल से जो हो रहा है वो ये कि हमारा एजुकेशन का बजट तो कम होता जा रहा है। तो जब इस देश के गरीब व्यक्ति को पहली बार शिक्षा का महत्व पता लग रहा है, आज दिल्ली में जो औरत बर्तन साफ करने आती है आपके घर में, उससे पूछ लीजिए, वो कहती क्यों है जी? बच्चे को पढ़ाई करवा देंगे। वो भी 1000 रुपये कहीं दे के बच्चे को कहीं पढ़ा रहे हैं। बिल्कुल सही कहा। पहली बार इस देश में अंतिम व्यक्ति को पढ़ाई की इच्छा मतलब उसको लगता है कि मेरे बच्चे का भविष्य बन जाएगा, कर दूँगी। गाँव में लोग 500 रुपये, 1500 रुपये दे के भेज रहे हैं बच्चों को स्कूलों के अंदर। पहली बार शिक्षा का महत्व पता लग रहा है, और उस वक्त आप शिक्षा के मंदिर के दरवाजे बंद कर रहे हैं। ये है असली समस्या। और एम्प्लॉयमेंट की असली समस्या ये है कि हमारे यहाँ जो कुछ ग्रोथ और डेवलपमेंट का मॉडल है, ये चंद लोगों को नौकरी देगा, ज़्यादातर लोगों की नौकरी छीनेगा। गांव देहात में एम्प्लॉयमेंट बढ़ाने का कोई फार्मूला नहीं है। ये अपने कोविड के बाद लोग पलट के गांव में वापस गए। बिल्कुल। नौकरी कहाँ से आएगी? नौकरी छोड़ दी, सिर्फ नौकरी की बात हम ना करें, रोजगार।
लोगों को नौकरी कोई सरकार नहीं दे सकती। कोई सरकार ये कहे कि हम देश के हर परिवार में एक नौकरी दे देंगे, झूठ बात है, मुमकिन नहीं है। मुमकिन नहीं है। प्राइवेट सेक्टर की नौकरियां भी जोड़ दीजिए, केवल नौकरी के आधार पर देश नहीं चल सकता। आपको रोजगार के अवसर पैदा करने होंगे। कहाँ है रोजगार के अवसर? क्या किया है सरकार ने मैन्युफैक्चरिंग के लिए? आईटी सेक्टर कितनी नौकरियां देगा? पूरी आईटी सेक्टर जितनी नौकरियां देता है ना, उससे ज़्यादा पशुपालन नौकरी देता है इस देश में। लोगों को बात ध्यान नहीं आती। कर्नाटक में, बेंगलोर में एक बार था सेमिनार जी, इंटरेस्टिंग बात। तो मैंने उनको कहा कि कर्नाटका में, क्योंकि कर्नाटका आईटी सेक्टर का हब है, जी। मैंने टोटल आंकड़े निकाल के दिखा दिए। इनके इकोनॉमिस्ट बैठे थे। मैंने कहा आपके हिसाब से टोटल आईटी सेक्टर में इतनी नौकरियां हैं, और कर्नाटका में जो गडरिये होते हैं ना, ये जो चराते हैं चरवाहे जी, ये टोटल ज़्यादा रोजगार पैदा कर रहे हैं। कर्नाटका में जो हब है आईटी का, रोजगार कहाँ से इस देश में आएगा? रोजगार आता है मैन्युफैक्चरिंग से, रोजगार आता है वो चीज़ों से जो वो मतलब ज़मीन से जुड़ी हुई चीज़ें हैं। कपड़ा उत्पादन में आज बांग्लादेश आगे है, आप नहीं हो। बांग्लादेश आपसे आगे निकल चुका है पिछले 12 साल के अंदर। बांग्लादेश की पर कैपिटा इनकम भारत से ज़्यादा है। ये हमें पता नहीं इन चीज़ों के बारे में। कहते हैं बांग्लादेश से इतने रिफ्यूजी आए। अरे पागल है क्या? बांग्लादेश का रिफ्यूजी आएगा आपके यहाँ? आज से 25 साल पहले उनकी इनकम कम थी, वो दौड़ दौड़ के आपके यहाँ आता था। आज उसकी इनकम ज़्यादा है आपसे। बांग्लादेश आपसे आगे निकल चुका है। इसके एक्सपोर्ट में मलेशिया, वियतनाम, वो कहीं आगे निकल चुके हैं। हमने किया क्या है सिवाय जुमलेबाजी के? तो समस्याएं यहाँ हैं। और इसमें जो बीजेपी का दोष है, बीजेपी का दोष ये है कि हायर एजुकेशन से हाथ खींचा है इन्होंने। रिसोर्सेज देने की ज़रूरत थी। ये समय था जब आपकी हायर एजुकेशन में ज़्यादा दीजिए। कितने लोग आ रहे हैं इस वक्त, मतलब कभी भी इतिहास याद करेगा इस समय, जब आपको बाद में कभी कहानियाँ आएंगी कि पहली बार परिवार से एक आदमी कॉलेज में गया। हम तो शहरी लोग हैं, हमारे को बड़ी सामान्य चीज़ें लगती हैं। गाँव में जाके पूछिए ना, पहली बार जो बच्चा गया, उनके लिए ये जो यूपी और बिहार में कॉलेज चलते हैं, आप उस कॉलेज का दर्शन करके देख लीजिए, रोना आएगा आपको। प्राइमरी स्कूल से बुरी हालत में चलते हैं कॉलेज। तो वहाँ चुनौती है। उसके लिए क्या करना चाहिए? बीजेपी ने उसके लिए कुछ, और जबकि इस देश में जीएसटी आया, और जीएसटी अच्छा कदम था, जीएसटी से रिसोर्सेज आए हैं, लेकिन वो रिसोर्सेज कहाँ गए? क्यों नहीं लगे इसके अंदर? आप ये बताइए। इस देश ने पेट्रोल में पिछले 5-7 साल में बचत की, क्योंकि पेट्रोल के दाम गिरे थे। दूसरा, हमें रशिया से एक ब्लैक ऑयल मिल रहा था। रशिया ने सस्ता, रशिया को बेचने की ज़रूरत थी, हम अवेलेबल थे, हमने सस्ता खरीदा, बहुत अच्छा किया। ये जो अरबों की कमाई हुई इस देश को, अचानक हमने कुछ नहीं किया, विंडफॉल जिसको कहते हैं ना, ऊपर से गिर गया झोली के अंदर। इसको शिक्षा में नहीं लगाना चाहिए था। अगर इसको लगा देते शिक्षा में इस पैसे को, खिल उठते हमारे कॉलेजेस वगैरह। इनको इतने पैसे नहीं चाहिए हमारे कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ को। मैं रहा हूँ यूजीसी में, मुझे पता है कितने पैसे की ज़रूरत होती है। खिल उठते हमारे कॉलेज यूनिवर्सिटीज़, इन बच्चों के लिए कुछ जगह निकल आती। ये जो यूनिवर्सिटी कॉलेजेस के अंदर 25-25 हज़ार, 30-30 हज़ार में जो अध्यापक रखे हुए हैं, मतलब यूपी में आपको पता है पिछले चुनाव के अंदर मांग हुई अध्यापकों की कि हमारी तनख्वाह बढ़ा दी जाए, कॉन्ट्रैक्चुअल थे। मैंने पूछा कितनी है? कहा 10,000 रुपया। 10,000 रुपये में कॉलेज में पढ़ा रहे थे वो लोग, उनको आप 50,000 रुपये दे देते। तो ये सब होता, कहीं तो देश का मतलब भविष्य खिल उठता हमारा। इसको कहते हैं ह्यूमन रिसोर्स में इन्वेस्ट करना। ये खर्चा नहीं है। अमर्त्य सेन की थ्योरी क्या है? अमर्त्य सेन ने थ्योरी ये है कि इसे खर्चा है। स्वास्थ्य और शिक्षा में जो आप खर्च करते हैं वो खर्चा नहीं है, वो इन्वेस्टमेंट है। क्या इन्वेस्ट किया आपने? ये सवाल लोग पूछते हैं, और ये सवाल मैं पूछता हूँ इस सरकार से, क्या इन्वेस्ट किया आपने? जुमले दिए, बड़ी बड़ी बातें की, और जब ये सवाल उठते हैं तो हिंदू मुसलमान किया, भारत पाकिस्तान किया। कुछ तो कर दो। सर, आपने बड़ी इंटरेस्टिंग आपने बात की, बड़े तथ्यों के साथ जो भी आपने बात की, जो सरकार से मौलिक सवाल जो पूछे जाने चाहिए। लेकिन अब मैं इस आंदोलन पे आपसे बात करूंगा कि जो ये पूरा मूवमेंट खड़ा हुआ, मतलब जो आंदोलन हमने बतौर पत्रकार भी कवर किए, चाहे अन्ना आंदोलन हो और किसान आंदोलन हो, सब हमने देखे। ये एक नई तरह का आंदोलन। एक स्टूडेंट मूवमेंट खड़ा हो जाता है, इंस्टाग्राम पर एक पार्टी बनती है, उसकी कोई कार्यकारिणी नहीं है, उसका कोई संविधान नहीं है,
वो लोग आते हैं, जंतर मंतर पर बैठते हैं, उनके साथ सोनम वांगचुक आते हैं, उनके साथ योगेंद्र यादव आते हैं, उनके साथ इस देश का हर वो व्यक्ति आ जाता है जिसको दर्द है इस पीढ़ी की, इस देश के भविष्य के दर्द है। और वो जेनजी वो इस देश के मंत्रियों के साथ, देश की सरकार के साथ नेगोशिएशन करने बैठते हैं। बड़ा रोमांचक पल था, इतिहास लिखा गया। लेकिन इस पूरे आंदोलन को, क्या आपको ऐसा लगता है कि और वेल प्लान्ड हो सकता था, या इस आंदोलन का जो आउटकम था, क्या इस आंदोलन का आउटकम सिर्फ इतना था कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो जाए, बात खत्म? ये तो इस आंदोलन का आउटकम हो ही नहीं सकता। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा केवल एक सिंबॉलिक चीज़ है, और सिंबॉलिक चीज़ें महत्वपूर्ण होती हैं क्योंकि वो अकाउंटेबिलिटी फिक्स करता है ना। जैसे दिल्ली में अब बच्चों पे गोली चली है, अगर किसी का इस्तीफा होता है तो उसके बाद अगली बार कोई गोली चलवाएगा या पैलेट गन्स चलवाएगा, 4 बार सोचेगा, नहीं यार पंगा हो जाएगा। इसलिए होते हैं इस्तीफे, सिर्फ इसलिए होते हैं नसीहत देने के लिए कि पंगा मत लेना आगे से, सिर्फ इसलिए। बाकी धर्मेंद्र प्रधान से ज़्यादा जोशी जो आए हैं कुछ कर देंगे, सवाल नहीं होता। आंदोलन क्या प्लान हो सकता था इससे बेहतर? अरे इससे बेहतर क्या, बिल्कुल ही वेल प्लान नहीं था, प्लान तो था ही नहीं। देखिए क्या हो रहा है इस वक्त देश में, ये तो आंदोलन बिल्कुल स्वतः स्फूर्त विस्फोट है, कुछ भी नहीं है। नहीं तो आप बताइए, कोई चुटकुले पे कोई आंदोलन खड़ा होता है? बताइए। ये चुटकुला था। हाँ, मीम पार्टी कहा गया। बिल्कुल। पर आप इसको दूसरे एंगल से देखिए, कितनी पीड़ा रही होगी कि लोग एक चुटकुले के पीछे चल दिए। कहीं ना कहीं तो रहा होगा ना यार, कोई तो बोले, कुछ तो हो, तभी ऐसी चीज़ें होती हैं। हो जो रहा है रोहित जी, ये कि इस देश में बर्तन रखा हुआ है आपने अंगीठी के ऊपर, बर्तन अब पानी उबलना शुरू हो गया है, लेकिन ढक्कन आपने पहले से ज़्यादा टाइट कर दिया है। इधर पानी उबल रहा है, उधर ढक्कन टाइट हो गया है। क्या होगा? कहीं ना कहीं से सुराख होगा, कहीं ना कहीं से भाप निकलेगी, और वो वहाँ होगा जहाँ आपने सोचा नहीं है। अचानक फटेगा, कोई पॉइंट वीक होगा, वहाँ अचानक छेद होगा, सुर करके हवा निकलेगी। एग्जैक्टली यही हुआ है और कुछ नहीं हुआ है। तो ये कोई ना, आपने मेरा नाम भी ले दिया, मैं आपको बताता हूँ, मेरे को देख के एक व्यक्ति इस आंदोलन में नहीं आया होगा, मैं ऐसा कोई क्लेम करूँ। सोनम वांगचुक को देख के 4 लोग आ गए होंगे, उन्होंने त्याग भी किया, उन्होंने फास्ट किया। दीपके को देख, दीपके के चुटकुले पे 6 लोग और आ गए होंगे, लेकिन ये इससे नहीं आए हैं, ये अपने अंदर कुछ था उसे लेके आए हैं। बड़ा आंदोलन जब होता है तो लोगों के अंदर कुछ दर्द होता है, और कोई एक अवसर मिल जाता है, चलो यार चलो ये कर। एग्जैक्टली ये हुआ है। तो आप तो ज़्यादा प्लान छोड़ दीजिए, बिल्कुल भी प्लान्ड नहीं था। खुद दीपके हैरान थे, हर व्यक्ति हैरान। यार मैंने तो एक ट्वीट डाला, ट्वीट पे 1000-2000 लोगों ने रिपोस्ट कर दिया, मुझे लगा नहीं फिर तो सीरियस है, फिर मैंने उठा के एक वो बना दिया, लाखों लोग जुड़ने लग गए। हाँ, हमसे अपनी दीपके की बात हुई तो वो यही कह रहे थे। तो ये क्या दिखाता है? अब इसमें बैठे हुए दिल्ली में कुछ बहुत ज़्यादा समझदार लोग होते हैं, तो वो इसमें षड्यंत्र ढूंढते हैं बहुत गहरे। कोई षड्यंत्र नहीं है भैया, पब्लिक को किसी चीज़ की ज़रूरत थी और पब्लिक ने पकड़ लिया। फिर एक आदमी ने पकड़ा तो पीछे वाले ने देख के कि अच्छा इसने पकड़ा, कुछ ठीक ही किया होगा, उसने भी पकड़ लिया। यही होता है, इसी तरह से आंदोलन बनते हैं। तो आंदोलन हुआ। अब इस आंदोलन की जो ऊर्जा निकली है, मैं तो आंदोलनों को ऊर्जा के रूप में देखता हूँ। दुर्भाग्यवश इस देश में एक ऐसा माहौल बन गया है कि आंदोलन को किसी बीमारी की तरह देखा जाता है, और वो बेचारे वो लोग देखते हैं जिन्होंने इस देश के आज़ादी के आंदोलन में हिस्सा नहीं लिया, उन बेचारों को बीमारी लगती है। मैं समझता हूँ उनका दुख, दिल का दर्द। जो देश के आज़ादी के आंदोलन के बाहर रहा होगा वो बेचारा आंदोलनों से तो डरेगा, है ना। तो लेकिन मैं आंदोलनों को ऊर्जा के रूप में देखता हूँ। बाढ़ है, बाढ़ से लोग डरते हैं, बिल्कुल सही बात है, डरने की चीज़ भी है, बाढ़ तोड़ती भी है, बिल्कुल। लेकिन वही बाढ़ उपजाऊ मिट्टी लेके आती है। बिहार के किसान से पूछिए, वो बाढ़ का इंतज़ार करता है, बिल्कुल, क्योंकि मिट्टी लाएगी, ऊर्जा लाएगी, नया जीवन लाती है। आंदोलन बिल्कुल ऐसे ही होते हैं, वो बाढ़ की तरह आते हैं, तोड़ते हैं, लेकिन ऊर्जा लेके आते हैं, नया पानी लेके आते हैं, नई मिट्टी लेके आते हैं। तो ये जिन नौजवानों को और नव युवतियों को मैंने सड़क पे देखा, तो ऊर्जा है इस देश की। इतनी बड़ी ऊर्जा एक धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे में खर्च हो जाए, ये तो बहुत ही दुर्भाग्य की बात होगी। क्योंकि जैसे मैंने कहा, ये इस्तीफा और ये सब तो सांकेतिक चीज़ होती है ना। असली है उसकी समस्या की जड़, और जड़ केवल एग्जामिनेशन नहीं है, जो मैं बार बार कह रहा हूँ, एम्प्लॉयमेंट और एजुकेशन।
ये दो चीज़ें हैं इसकी जड़। तो मेरा को विश्वास है, और हमेशा आंदोलनों से होता है, तात्कालिक चीज़ होती है, तात्कालिक उसके ऊपर फुंसी के ऊपर नश्तर लग जाता है, उसके ऊपर एक कोई सेलो टेप लगा दिया जाता है, कुछ बैंडेड लग गया, ख़त्म हो गया मामला, लेकिन तब काम शुरू होता है। तो जो भी आपके दर्शक ये बात देख रहे हों, समझ रहे हों, उनसे मैं कहूँगा आपका काम तो अब शुरू हुआ है। असली आंदोलन तो अब शुरू हुआ है। अकाउंटेबिलिटी के बाद रिफॉर्म, अब व्यवस्था का रिफॉर्म करना। तो योगेंद्र जी, आप मानते हैं कि इस देश में एक मतलब भाई अभी जो दौर चल रहा है, हम लोगों को भी ऐसा लगने लगा था कि अब पता नहीं कोई मूवमेंट खड़ा हो पाएगा। कई लोगों ने कोशिशें की, छोटे छोटे ग्रुप्स ने कोशिशें की। कोशिश छोड़िए, इस देश का विपक्ष वो कोशिश कर करके थक हार गया। मैं तो कहता हूं कि इस आंदोलन ने, इस जेनजी के आंदोलन ने इस देश के विपक्ष को भी प्राणवायु दी। उनको भी लगा, उनमें भी वो कॉन्फिडेंस आया कि नहीं, बदलाव हो सकता है। बिल्कुल, मैं तो कहता हूँ ये काले बाल वालों ने हम सफ़ेद बाल वालों को सिखा दिया, राजनीति करनी सिखा दी। और मैं एक बात कई महीनों से कह रहा हूँ, आप देखेंगे मेरे सोशल मीडिया पे कई बार ये बात कही होगी। मैंने बार बार कहा कि सवाल ये नहीं है कि इस देश की जनता खड़ी होगी कि नहीं, वो खड़ी होगी, सड़कों पे आएगी। सवाल ये है कि जिस दिन जनता खड़ी होगी तब तक कहीं हम तो नहीं बैठ जाएंगे, ये सवाल था। और मेरे एक दोस्त ने मुझे याद दिलाया, सर आप कहते थे, हमें विश्वास नहीं होता था, लेकिन देखो ये हो गया। कोई भविष्यवाणी नहीं थी, क्योंकि भाई जब पतीला उबल रहा है, ढक्कन बंद है, कहीं से तो फूटेगा, गैस तो बाहर निकलेगी ना। बस ये चीज़ है। तो वो हुआ है, इसने बिल्कुल प्राणवायु दी है, विपक्ष को दी है, अच्छी बात है मेरे लिए। और मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण वो चीज़ नहीं है किस विपक्ष को क्या हो गया इत्यादि, ये छोटी चीज़ें हैं। एक तो विपक्षी पार्टियों का विपक्ष है, जिसमें मेरी लिमिटेड दिलचस्पी है। अच्छा है, किया, विपक्ष का काम है उनके साथ खड़े होना, धर्म है, किया, अच्छा किया। अरविंद केजरीवाल खड़े हुए, अच्छा किया। सारी पार्टियों के नेता मंच पे गए, अच्छा किया। राहुल गांधी पीएम आवास पे गए, अच्छा किया। इनका काम है, किया। मेरे को दिलचस्पी एक बड़े सवाल में है, वो ये है, इस वक्त देश में जो तानाशाही का माहौल बन रहा है, वो कहने में टीवी वाले सकुचाते हैं, क्योंकि आप सबने अपनी चैनल चलानी है, मैं आप लोगों की मजबूरी समझता हूँ। इस देश में जो तानाशाही का माहौल बन रहा है, उस माहौल में गला खोल के बोलना, ये अपने आप में क्रांति है, छोटा काम नहीं है। हम सब डरते रहे, सब, किसी ने अपना धंधा चलाना था, किसी ने अपनी दुकान चलानी थी, किसी ने अपनी फैक्ट्री चलानी थी, किसी ने अपनी टेलीविज़न चैनल चलानी थी। इन युवाओं को कुछ नहीं चलाना। ये सड़क पे आ गए और मुंह खोल के बोल दिया, जो आपके मन में भी रहा होगा, यार कोई तो बोले, कोई तो बोले, बोल दिया इन लोगों ने। तो वो जो गला खोल दिया, ये सबसे बड़ी चीज़ है। इस देश में जो बिल्कुल बंद था सब कुछ, उसका गला खोल दिया, देश का गला खोल दिया, लोकतंत्र का रास्ता खोल दिया, सिखा दिया कि विरोध संभव है। और मैं बार बार कहता रहा हूँ, अब इससे कई इनके बीजेपी वाले बहुत परेशान रहे हैं, मेरे पीछे भी पड़े। मैं काफ़ी समय से कह रहा हूँ कि इस देश में अब केवल चुनावी राजनीति के जरिए विपक्ष जो है वो करना मुमकिन नहीं है, क्योंकि चुनाव कैप्चर हो गए हैं, सारा सिस्टम कैप्चर हो गया है। पहले वोटर सरकार को चुना करते थे, अब सरकार वोटर को चुन रही है एसआईआर में। अब काहे का आप चुनाव करोगे? उसके बाद ये चुनते हैं कि कौन कैंडिडेट हो सकता है, किसका नॉमिनेशन खारिज करवा देना है। और फिर उसके बाद गलती से अगर कोई चुन के आ जाए तो ये चुनते हैं, अच्छा बेटा चुन के तो आ गए हो, लेकिन अब मेरी पार्टी में आ जाओ, नहीं तो तुम्हारी वाइफ के खिलाफ ये करेंगे, तुम्हारे बच्चे के खिलाफ ये करेंगे। इसके बाद चुनावी राजनीति का क्या बचता है? अब है प्रतिरोध का रास्ता, लोकतांत्रिक और शांतिपूर्वक तरीके से, संवैधानिक तरीकों से प्रतिरोध ही अब इस देश में एक रास्ता है। और मेरे लिए जेनजी के आंदोलन ने जो सबसे बड़ा काम किया है वो ये कि इस प्रतिरोध का रास्ता हमें दिखा दिया है। जी योगेश जी, अभी ये जो कॉकरोच जनता पार्टी के लोग हैं, ये किसान संगठनों से मिल रहे हैं, राकेश टिकैत से भी वो मिले कल, तो और कह रहे हैं कि अब छात्र और किसान मिलकर देश के जो वाजिब मुद्दे हैं उस पर संघर्ष करेंगे। आपको लगता है कि ये लामबंदी हो पाएगी, छात्र किसान इकट्ठा हो पाएंगे? होना चाहिए, बहुत अच्छा रहेगा। आपको ध्यान नहीं होगा शायद, जिस दिन धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा हुआ उससे एक दिन पहले इस देश के सबसे महत्वपूर्ण
किसान संगठनों में से एक है BKU उग्राहा। जी। दिल्ली वाले लोग कम जानते जी, हैं। मैं जानता हूँ जी, जो मैंने उस दिन किसान- कवर भी किया जब उनको वो वापस पीली भेजा गया। पगड़ी वाले जी, और जी, पीली चुनरी वाले जो हैं, जी, उन्होंने घोषणा कर दी थी कि अब हम 12,000 लोग लेके दिल्ली आ रहे हैं। और मेरे को लगता है धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के पीछे एक तात्कालिक कारण ये भी रहा होगा कि अरे बाप रे, अगर ये आ गए तो सारा मामला बिगड़ जाएगा। तो तात्कालिक कारण कई रहे होंगे। हाँ, लेकिन ये भी कहीं कि इंटेलिजेंस छात्र, ब्यूरो किसान, जवान और किसान, जवान को केवल फौजी जवान नहीं, जवान और किसान। देखिए, इस देश में काफ़ी समय से मैं भी कह रहा हूँ, हिंदू ना मुसलमान, बस जवान और किसान। जवान और किसान इस देश का भविष्य सुधार सकते हैं। और जवान का मतलब ये युवा और युवती जो आए, मैं बार बार युवती जोड़ रहा हूँ क्योंकि बहुत समय बाद लड़कियां सड़क पे आई। बिल्कुल। और जिस आंदोलन में लड़की सड़क पे आए, बोले, उस आंदोलन को आप दबा नहीं सकते। जो आपने बात की लड़कियां आई, एक नैरेटिव बनाया जा रहा है कुछ वीडियोस दिखा दिखा के कि गालियां दे रही थी, भद्दी भद्दी गालियां दी जा रही थी, ये कैसा आंदोलन, एक पूरा नैरेटिव अभी भी चलाया जा रहा है। इस पर क्या कहेंगे योगेंद्र जी आप? पहली तो देखिए क्या पाखंड की सीमा है। ये बात कौन लोग करते हैं, इनकी भाषा क्या है बात करने वालों की। इस देश के एक नेता थे जो कहते थे 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड। नाम याद है ना आपको उस नेता का? नाम याद है ना? जी, नरेंद्र मोदी जी, नाम जी, है उनका। जी। मंच से बोला करते थे। उनकी भाषा खराब नहीं थी, है ना? इस देश का गृह मंत्री संसद में गाली देता है। संसद में, ध्यान है आपको? उस पर विपक्ष ने ऐतराज किया। जो सारा शब्द जो बोला जाता है, इतनी बड़ी गाली भी नहीं, मतलब संसद में बोलते हैं ये। उनकी भाषा बड़ी सुंदर है। सारी भाषा इन बच्चों की खराब है ना? और ये जो भाषा खराब करने वाले हैं, कभी कैमरा ऑफ करके इनकी भाषा आप सुन लेना। एक तो ये बात है। दूसरा, आप चाहते हैं वो बच्चा जिसको अपना भविष्य नहीं दिख रहा, जिसको आप एग्जामिनेशन करवा नहीं सकते, जिसका पेपर लीक होता है, जिसके रिक्रूटमेंट की परीक्षा होती नहीं है। कभी आपने फ़ोटो देखी है यूपी के रेलवे स्टेशंस पे जब रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम होता है, उस दिन बच्चे कैसे जानवरों की तरह बिजाते हैं? बिल्कुल। आप चाहते हैं वो संयमित भाषा में बोले, शालीन भाषा में बोले, आप कुछ ना करें उसके बारे में, है ना? ये कहाँ की बात है? और सवाल भाषा का हो जाता है। आप पैलेट गन चलवा रहे हो और सवाल उसकी भाषा के बारे में पूछ रहे हो। मैंने शर्म नहीं आती इन लोगों को ऐसे काम करते हुए? आप सोचिए, पैलेट गन का मामले पे क्या कहते हैं। पहले दिन 20 तारीख को पैलेट गन चली। विक्टिम ने बोला कि साहब बंदूक चली है। अरे अरे, झूठ बोलते हैं, अफवाह मारते हैं, बेकार की बातें हैं। अगले दिन साहब फोटो आ गया, छर्रे लगे हुए दिख रहे थे। राहुल गांधी ने भी उनको दिखाया। पूरा किस्सा सुने ना। अगले दिन छर्रे वाली फोटो आ गई। तो दिल्ली पुलिस ने अलर्ट, फेक न्यूज़ अलर्ट निकाला। झूठी खबर चलाते हैं, कोई पैलेट गन का इस्तेमाल नहीं। रिटन दिल्ली पुलिस का सोशल मीडिया पे अलर्ट है। और ये इनके झूठों के सरगना आईटी सेल वाले, हिंदू अखबार ने उससे अगले दिन फोटो छाप दिया, कहा कि ये तो पैलेट गन लग रहा है। तो इन झूठों के सरगना आईटी सेल वाला जो है, उसने कहा, हिंदू को कहा, इस खबर को वापस लो। तुम पत्रकार हो, ऐसी झूठी खबर चलाते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? अगले दिन साहब अखबार की एम्स की मेडिकल रिपोर्ट आ गई कि ये तो पैलेट इंजरी है। फिर उसके बाद कहा नहीं कुछ कन्फ्यूजन हो गया लगता है ना? उससे अगले दिन पुलिस की डायरी एंट्री मिल जाती है, जिसके अंदर पुलिस ने अपने हाथ से लिखा है, हाँ पैलेट गन हमने चलाई, फलां डीसीपी ने ऑर्डर किया था उसलिए चलाई। क्या हो रहा है? और इस मतलब झूठ की कोई सीमा होती है? इनके पास लिखा हुआ पड़ा था, 22 तारीख की सुबह का लिखा हुआ डायरी एंट्री है। 23 तारीख का दिल्ली पुलिस का क्लैरिफिकेशन है कि ये झूठ, फेक न्यूज़ चल रही है। आपके कागज में लिखा हुआ है, आपको पता है कि सच क्या है। आप पब्लिक के सामने ना सिर्फ बताते नहीं हो, बल्कि बताने वाले को झूठा बताते हो। जब ये सारी बातें खुल जाती हैं पब्लिक में, तो क्या बोलोगे? अरे भाषा बड़ी गंदी है इसकी।
शर्म नहीं आती इन लोगों को ऐसी बातें करते हुए, है ना? अगर ड्राइंग रूम में बैठे हों, साधारण बात हो रही हो, एक बच्चा गाली बक रहा हो, तो हम कहेंगे ना बेटा ऐसे नहीं बोलना चाहिए। जिसके ऊपर आप पैलेट गन्स चलवा रहे हो, उसकी भाषा के बारे में सवाल पूछ रहे हो। कोई तो दुनिया में नॉर्म्स होने चाहिए ना, कोई तो नियम होने चाहिए, किस समय किसकी बात करेंगे। ये हो रहा है इस वक्त। तो ये गाली की चर्चा गोली को दबाने के लिए की जा रही है, उस पर मुझे ऐतराज है। अब चूंकि गोली की बात चली, एक बात और कह दूं। कल क्या कहते हैं सज्जन में, संसद में कह रहे हैं, ये पैलेट गन चलाने का आदेश कोई मंत्री थोड़ी देता है, ये तो मजिस्ट्रेट देता है ना? आपको ध्यान है 30 साल से ये बीजेपी वाले कह रहे हैं कार सेवकों पर मुलायम सिंह यादव ने गोलियां चलवाई। क्या मुलायम सिंह यादव वहां खड़ा था क्या? वो कांस्टेबल को बोल रहा था कि इस पे गोली चलाओ? मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री थे और आपने कहा नैतिक जिम्मेवारी मुख्यमंत्री की होती है, स्वाभाविक बात, स्वाभाविक है। और ये तो नैतिक जिम्मेवारी थी। दिल्ली में आपको लगता है होम मिनिस्टर की परमिशन के बिना इनमें से कुछ भी हुआ होगा? हर घंटे होम मिनिस्टर सर के ऊपर, ये कोई तमिलनाडु के किसी गांव में नहीं हो रहा, किसी मणिपुर के कोने में नहीं हो रहा, होम मिनिस्टर की नाक के नीचे हो रहा है। अगर होम मिनिस्टर ने दिल्ली के पुलिस कमिश्नर को बुला के ये ना कहा होता कि जरा ठोक दो इस बार अच्छे से, तब तक ये चीज़ें हो नहीं सकती थी। और वो कहते हैं मजिस्ट्रेट ने आदेश दिया था। कल को आपको कहेंगे कांस्टेबल ने गोली चलाई थी, अमित शाह जी ने थोड़ी गोली चलाई थी। माने इस किस्म की झूठ हो रहा है। उस झूठ को कवर करने के लिए अब गालियों पे चर्चा है। जैसे किसी लड़की के साथ कोई हो जाए अनहोनी, तो उस लड़की के कपड़ों पे चर्चा होती है। उसके बाद ये नहीं कि किया क्या उस दरिंदे ने, लड़की के कपड़ों पे चर्चा होती है। और ये सारी सभ्यता शालीनता सिर्फ लड़कियों को दिखाने के लिए होती है क्या? एक मैं अभी आपको एक किस्सा सुनाऊं योगेन जी। अभी इस आंदोलन के दौरान जब मैं वहाँ गया जंतर मंतर पर, तो और काफ़ी वायरल भी है वो रील, वो तो वहाँ पे साइड पे खड़ा था, एक लड़की से एक सज्जन जर्नलिस्ट ही मैं कहूँगा, वो बात कर रहे थे और वो उनसे कह रहे थे कि सवाल पूछ रहे थे उस लड़की से, बच्ची थी, उससे पूछ रहे थे कि तुम नीट का पेपर दिया है? उसने कहा नहीं। तो नीट की तैयारी कर रहे हो? उसने कहा नहीं। फिर तुम यहाँ क्या कर रही हो? तो उस बच्ची ने जवाब दिया, मुझे आज भी याद है, उस बच्ची ने कहा कि अगर मैं जो रेप के विरोध में अगर आंदोलन करूं और अगर महिला सुरक्षा की बात करूं, तो क्या रेप होना चाहिए पहले, तब जाके आंदोलन करूं? तो जिस नैरेटिव की बात है, ये जबरदस्ती जो बनाने की एक आदत सी पड़ गई है, और दौर ऐसा है, दोनों तरफ की आदत हो गई है। पक्ष विपक्ष को, उधर को इसकी ये कहेंगे फंडिंग हो रही है, वो कहेंगे कुछ और है। तो भाई मैं तो सलाम करता हूं उस लड़की को जिसने जवाब दिया। और अब इस देश में लड़कियां गला खोल के बोल रही हैं, सलाम करता हूं मैं। अब तक लड़कों का ही केवल प्रेरोगेटिव था, हर 2 वाक्य में 5 माँ और बहन की गालियां, वो भी औरतों की गालियां होती थी, आदमियों मर्दों की गालियां नहीं। मर्द अपनी बातचीत में औरतों की गालियां देंगे, ये औरतों पुरुषों का विशेषाधिकार था। लड़कियां गला खोल रही हैं, स्वागत करना चाहिए, सर झुकाना चाहिए। शुरू में 4 गालियां दे देंगे, बाद में सीख भी लेंगी, जैसे इस देश के मर्द सीख लिए हैं वो भी सीख लेंगी, है ना। और ये जो सारा जो नैरेटिव चलाया जा रहा है इस वक्त, सब कुछ केवल इस सच को दबाने के लिए चलाया जा रहा है। इसलिए मैं तो बिल्कुल स्वागत करता हूँ कि लड़कियाँ खड़ी हैं, बोल रही हैं, 4 बातें गुस्से में बोल भी रही हैं। ये नहीं बोलते। आप ज़रा ऐसा कीजिए, बीजेपी की ट्रोल आर्मी जो है ना, उसके ज़रा ट्वीट देख लिया कीजिए। मैं आज सुबह लिख दूँ गुड मॉर्निंग, उसके नीचे जो 50 जवाब आएंगे ना, आप पढ़ लीजिए, उसमें क्या क्या माँ बहन की गालियाँ होंगी, आप पढ़ लीजिएगा। और करने वाले कौन हैं, उनमें से आपको 4 मिल जाएंगे, प्रधानमंत्री के द्वारा फॉलो किया जाता हूँ मैं। ये लोग मुझे भाषा पे देंगे? मतलब मेरे जैसा व्यक्ति, आप जैसा व्यक्ति जो गालियाँ नहीं देता, वो बोल भी दे तो ठीक है, ये लोग बोले। आगे बढ़ते हैं योगेन जी। मैं अभी जो बात कर रहा हूँ कि हमने विपक्ष सरकार की बात की, विपक्ष की बात भी करें, कि क्योंकि आप खुद आंदोलनों के हिस्सा रहे हैं, कई आंदोलनों को, और कई आंदोलन बहुत करीब से आपने देखे, आंदोलन का आप हिस्सा रहे। आखिर ऐसी क्या वजह रही, जब मैंने थोड़ा सा जिक्र इस सवाल का पहले भी किया था, कि विपक्ष इन तमाम मुद्दों पर बात कर रहा है,
सारी विपक्षी पार्टियां, कोई कैसे कोई कैसे, लेकिन जब एकजुट होने की बारी आई तो सिर्फ उस जेनजी ने उन सब लोगों को लामबंद कर दिया। विपक्ष क्यों नहीं लामबंद कर पाया? सिर्फ इस बार नहीं है, आप देखिए जब जब इस देश का इतिहास आप देखिए, जब भी कोई बड़े आंदोलन खड़े हुए हैं कभी भी पार्टी के द्वारा लीड नहीं किए गए हैं। 1974 गुजरात नवनिर्माण आंदोलन जी, मैच से शुरू हुआ। मैच से शुरू हुआ, विद्यार्थियों का आंदोलन था। 1974 बिहार आंदोलन, जयप्रकाश नारायण जो किसी पार्टी के साथ नहीं थे, वहाँ शुरू हुआ। 1983 असम आंदोलन, बाद में एजीपी बनी, उस वक्त आसू था, स्टूडेंट्स यूनियन थी। वीपी सिंह ने जब राजीव गांधी के बोफोर्स वाला शुरू किया तब उनका जन मोर्चा हुआ करता था, पार्टी नहीं जन मोर्चा थी, है ना। ये जो अन्ना आंदोलन हुआ, ये जो किसान आंदोलन हुआ, तो ये पहली बार नहीं हो रहा है। हमेशा जो जन आंदोलन है स्थापित विपक्ष के खांचे के बाहर शुरू होते हैं, और वो होते ही इसलिए हैं कि विस्थापित विपक्षी पार्टियां उस तरह से जनता की ज़मीन की आवाज़ को आर्टिकुलेट नहीं कर पाती, उनमें कुछ कमी होती है। हमारे पार्टी सिस्टम में कुछ कमी है ना। और वो केवल आप कांग्रेस या इस विपक्ष से मत पूछिए, आप ये भी पूछिए कि अन्ना आंदोलन बीजेपी ने क्यों नहीं किया, करप्शन तो था, बीजेपी के बोलने से क्यों नहीं हुआ, कुछ किसी बाहर के आदमी से क्यों हुआ? क्योंकि हमारे पार्टी सिस्टम की एक खामी है कि वो जनता की आवाज़ उस तरह से नहीं उठा पाता है। तो एग्जैक्टली वही हुआ। और मैं समझता हूँ हमारे देश में अब तक एक डिवीज़न ऑफ लेबर सा है कि जन आंदोलन का काम है मुद्दों को ज़मीन से ला के सत्ता के दरवाजे तक लाना, फिर उस दरवाजे को खटखटा के अंदर तक ले जाना विपक्ष का काम होता है। और मोटे तौर पे, बाकी छोटी मोटी बातें आप भूल जाइए, मोटे तौर पे यही इस आंदोलन में हुआ। ज़मीन के मुद्दों को सत्ता के दरवाजे तक आंदोलन लेके आया। उसके बाद अब पार्लियामेंट के अंदर उठाना और प्रधानमंत्री के घर के बाहर जाना या पुलिस कमिश्नर के ऑफिस में बैठना, ये सब विपक्ष का काम है। विपक्ष ने अपना काम किया, दोनों ने काम किया। तो आप ये बताइए कि ये जो छात्र हैं या कॉकरोच जनता पार्टी, क्या इनको मुख्य धारा की राजनीति में आना चाहिए? क्या आपका थॉट प्रोसेस क्या है? क्योंकि आपने सारी तरह के दौर देखे, आपने आम आदमी अन्ना आंदोलन, उसके बाद आम आदमी पार्टी, और उसके बाद ये स्थिति। पहली चीज़ रोहित जी, मैं राजनीति को बीमारी नहीं मानता, राजनीति को है या गंदा काम नहीं मानता। मैं मानता हूँ दुनिया के सर्वश्रेष्ठ कर्म जो हो सकते हैं उनमें से राजनीति एक है, जिसका मतलब ये नहीं कि राजनीति करने वाले सर्वश्रेष्ठ हैं, सर्वश्रेष्ठ कर्म है ना। और चूंकि वो, और ख़ास तौर पे हम इतिहास के जिस युग में जी रहे हैं उसका युग धर्म राजनीति है। जंगल में जैसे एक छोटा सा जगह होती है जहाँ पानी है, गर्मी के दिनों में छोटा सा बच जाता है, वहीं पे हिरन भी आएगा, वहीं पे शेर भी आएगा, वहाँ आएगा। राजनीति हमारे युग में एक ऐसी जगह है, इसलिए सबसे बड़े गुंडे बदमाश यहीं आएंगे, और इसलिए सबसे बड़े संत साधु को भी यहीं आना पड़ेगा। तो इसलिए मैं स्वागत करता हूँ कि लोग राजनीति में आएँ। जितने नए चेहरे हमने देखे, मैं इनकी तरफ से नहीं बोल रहा, ना मैं इनको जानता, मंच पे मिला हूँ, कोई व्यक्तिगत कोई अंतरंगता मेरी किसी से नहीं है। मैं तो चाहता हूँ ये सब लोग राजनीति में आए। भाई अगर ये राजनीति में नहीं आएंगे कौन आएगा? फिर तो नेताजी का बच्चा आएगा, या जिसके पापा जी के पास 10,000 करोड़ रुपए हैं वो राजनीति में आएगा। जब वो आते हैं तो हम कहते हैं नहीं, बड़ी बुरी बात है, तो डायनेस्टिक पॉलिटिक्स है। बिल्कुल सही कहते हैं। ठेकेदार का बच्चा, प्रॉपर्टी डीलर का लड़का आता है, हम कहते हैं देखो कैसा कल तक गुंडा था, ये राजनीति में आ गया। तो भाई ये जो लोग आंदोलन से आ रहे हैं, जब तक ये नहीं आएंगे, आप कहते हो कीचड़ साफ हो जाए, लेकिन उसमें साफ पानी ना आए। साफ पानी आएगा तभी तो कीचड़ साफ होगा। मैं तो चाहता हूँ ये सब आए, मेरी तो मतलब इच्छा है। ये लाखों लोग जो उतरे हैं इस आंदोलन में, अब बताइए तीनों का नाम आ रहा है, अपना सौरभ का, ये अभिजीत दिपके का और आशुतोष का, और ये लड़की नेहा, क्या शानदार बोलती है। अरे इन लोगों को क्यों नहीं होना चाहिए इस देश का नेता? सुनना चाहिए, हमें सर झुका के सुनना चाहिए इनकी बातों को। इन 4 का तो नाम आ गया, ऐसे 4000 और होंगे, और इस देश में कुल मिला के 4000 ही एमएलए होते हैं। तो क्यों नहीं इनसे आए? ये आएंगे तो देश की राजनीति सुधरेगी भाई। तो ये क्या करेंगे मैं बिल्कुल नहीं जानता, सीजेपी वाले क्या करेंगे, कुछ ना कुछ संगठन बनाएंगे, बनाना चाहिए।
इतनी ऊर्जा जो है उसको हवा में उड़ने दोगे क्या आप? चैनलाइज तो करना चाहिए। जरूर चैनलाइज करना चाहिए। कैसा बनाएंगे? संगठन बनाएंगे, राजनीतिक संगठन होगा नहीं होगा, पर अगर होता है मुझे कोई एतराज़ नहीं होगा, मेरी सहमति हो या असहमति हो, चाहे कल मैं इनके विरोध में खड़ा हूँ, लेकिन राजनीति करे इसका मैं कतई विरोध नहीं करूँगा, मैं तो स्वागत करूँगा। सर ये बताइए कि आपको लगता है कि अभी जो आंदोलन के बाद का जो सिनेरियो बना है, अभी हमारे पास उत्तर प्रदेश का चुनाव सामने है, और ये सवाल पूछने के लिए मुझे लगता है आप सबसे उपयुक्त व्यक्ति हैं मेरे लिहाज से, क्योंकि मैंने आपका पहले भी जिक्र किया क्योंकि हम आपको ऐसे देखते आए हैं। अमूमन ये अभी पिछले कुछ चुनावों में देख रहे हैं कि ये मुद्दा है, ये मुद्दा, लेकिन वो मुद्दा ही नहीं रहता। आपको लगता है कि ये सीजेपी, पेपर लीक या और भी जो इशूज हैं, ये उत्तर प्रदेश चुनाव में भी इशू बनेंगे? मैं सही व्यक्ति नहीं हूँ इसका उत्तर देने के लिए, 2-3 कारणों से। एक तो खैर जैसे मुझे पता था शायद आप ये बोलेंगे, इसलिए मैंने पहले ही कहा कि आप बिल्कुल सही व्यक्ति हैं। एक तो पूर्व जन्म का मामला हो गया, मैं इसमें बहुत ज़्यादा समय नहीं लगाता। दूसरा, मैं भी बदल गया और चुनाव भी बदल गए हैं। अब चुनाव का फैसला जनता नहीं करती ना, अब तो बहुत कुछ और है, चुनाव आयोग फैसला करता है। अब उत्तर प्रदेश में 2 करोड़ लोगों का नाम वोटर लिस्ट से कटा है। 2 करोड़ का जी। 2 करोड़ तो दुनिया के देश हैं जिनमें टोटल वोटर नहीं हुआ करते। अब ये 2 करोड़ कौन है, किनका नाम कटा है, किसका नहीं कटा है, जब तक आपको इसका गणित नहीं पता तो आप बैठे करते रहिए तिया पाँचा, यहाँ पे क्या फ़र्क पड़ेगा? 2 करोड़ का नाम तो कट चुका है। फिर उसके बाद चुनाव से पहले अचानक हिंदू मुसलमान जो शुरू होगा, कहीं ना कहीं दंगा तो होगा, करवाया जाएगा, प्रायोजित होंगे, सब कुछ खेल होगा, उसका क्या खेल होगा। फिर ये जो आजकल तो वो है ना, पहले पाकिस्तान की क्रिकेट टीम के बारे में कहा जाता था जब वहाँ, अब नहीं होता, पहले ज़मानों में जब लोकल अंपायर होते थे ना तो कहते थे हमारे तो 11 प्लेयर हैं, उनके 13 प्लेयर हैं। तो अब ज्ञानेश जी हैं, अब मतलब बीजेपी का टिकट तो अभी तक उन्होंने नहीं लिया है, लेकिन किस दिन ले लें कोई पता नहीं है। तो वो 13 प्लेयर वाली टीम होगी, इधर 11 प्लेयर वाली टीम होगी। 11 प्लेयर वाली की टीम के 1-2 को रेड कार्ड भी दिखा दिया जाएगा तो 9 प्लेयर की टीम बच जाएगी। ये सब होगा। तो चुनाव जनता का चुनाव नहीं है, चुनाव में बहुत कुछ खेल है। अब उस खेल में क्या होगा इसके बारे में मैं अभी से, मतलब जिस मैच में रेड कार्ड भी दिया जाएगा, रेफरी भी ये सब खेल खेलेगा, उसका कोई आपको बता दे भैया वो बहुत ऊंचा व्यक्ति होगा, मैं इतना ऊंचा व्यक्ति तो हूँ नहीं। लेकिन सर आम लोगों के दिमाग में पेपर लीक, और उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में, मैं बड़े लंबे अरसे से यूपी कवर कर रहा हूँ, और उत्तर प्रदेश में छोटे छोटे, मतलब हर ज़िले में जाना हुआ है, लोगों से बात हुई है। और पेपर लीक ऐसा विषय जो भी आपने शुरुआत में बात कही कि हायर एजुकेशन में लोग जा रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा, मजदूर भी अपने बच्चे को पढ़ा रहा है, और वही जो रेलवे स्टेशनों पर भीड़ दिखती है जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, तो ऐसा मुझे खुद से लगता है, मैं बस आपसे, मैंने वही कहा, मैं आपसे चर्चा करूँ, आपसे जानना चाहता हूँ कि आम जनमानस का मुद्दा तो उत्तर प्रदेश में है, पेपर लीक से अगर कोई प्रभावित है, जिस मजदूर को पता है उसका बच्चे, जो उसका पेपर जब लीक हो गया किसी बच्चे का, और जिस मेहनत से अपने बच्चे को पढ़ा रहा है, और बच्चा घर आकर ये कहे कि मैंने तो मेहनत की थी, लेकिन देखिए राजनीति में मुद्दा होता नहीं है, मुद्दा बनाया जाता है। मुद्दे बहुत हैं। बेरोजगारी 50 साल से इस देश का मुद्दा है, महंगाई शाश्वत मुद्दा है इस देश का, लेकिन किसी चुनाव में बनता है, किसी में नहीं बनता है, क्योंकि मुद्दा बनाने से बनता है। और मेरा बनाने से तात्पर्य ये है कि अगर लोगों को लगे कि भाई इन 5 में से ये वाला जो मुद्दा है ये इस बार सबसे गर्म है, और गर्म कब होता है? जब उसको सामने कोई दिखता, इससे त्रस्त हूँ लेकिन ये जो है ये ठीक कर देगा, ये उम्मीद भी कहीं होती है, और उसको उठाने से। तो क्या उत्तर प्रदेश की विपक्षी दल इस मुद्दे को इस प्रभावी तरीके से उठाएंगे जिससे कि वो चुनावी मुद्दा बने, जनता का दुख दर्द चुनावी मुद्दा बने, इसका कोई गारंटी नहीं है। देखिए 2022 में यूपी का चुनाव था, यूपी की चूँकि चर्चा कर रहे हैं, मैं वहाँ घूम रहा था। हर चुनाव से पहले मैं जनता के बीच में घूमता हूँ, बिना किसी को बताए, बिना माइक के, बिना कुछ के, चुपचाप से वो किसी की पान की दुकान पे बैठ गए, किसी ने अलाउ किया तो अच्छा, किसी रसोई में थोड़ा सा बैठ के खा लिया, चर्चा कर ली, ये सब करता हूँ। तो मैं लोगों से पूछ रहा था, उससे पहले कोविड हुआ था कि साहब कोविड हुआ, बहुत हुआ साहब, गांव में नुकसान हुआ, अरे साहब ऑक्सीजन नहीं थी, ये नहीं था, वो नहीं था, लोग मरे, हाँ साहब बहुत मरे। अच्छा तो सरकार ने क्या किया? सर सरकार थी कहाँ सर? अच्छा तो वोट किसको देंगे? वोट योगी जी को देंगे।
उनका अभी तो आप कह रहे थे सरकार थी नहीं। अरे नहीं सर, अगर मोदी जी ना होते तो और लोग मर जाते। अब कहाँ से आई ये बात? देखो, मुद्दा होता नहीं है, बनाया जाता है। यहाँ मतलब आप तो बाकी पीड़ा की बात कर रहे हैं, तो लोग मर रहे थे और सरकार की अक्षमता की वजह से। और मैं आपको आज भी बताता हूँ, जिस दिन, और ये अभी नहीं होगा, 10-15 साल बाद होगा, जिस दिन उत्तर प्रदेश में कोविड की मौत के सही आंकड़े आ गए, आपको पता लगेगा दुनिया का कोई देश नहीं था जहाँ इतने लोग मरे जितने यूपी में मरे थे कोविड से। लेकिन वहाँ मुद्दा नहीं था साहब। ये मुद्दा ये था कि अगर सपा आ गई तो फलां जाति वाले हमारी भैंस खोल के ले जाएंगे और फलां जाति वाले हमारी बहन बेटी के साथ बेइज्जती करेंगे। और मैं पूछता था, साहब आपके यहाँ पिछली बार कब हुई बहन बेटी के साथ? नहीं हुई तो नहीं, पर लोग कहते हैं कि हुई थी। ऐसा होता था। तो मुद्दे बनाए जाते हैं और ये बनाने में आप जैसे लोगों की महती भूमिका होती है। आप तो बड़ा अच्छा काम फिलहाल कर रहे हैं यहाँ बैठ के, लेकिन आपके बंधु बांधव दूसरी टीवी चैनल पे क्या करते हैं, आपको भी देख के मन करता होगा कि ना बाबा छुप ही जाऊँ थोड़ा सा। तो ये सब खेल होते हैं। तो उस सब खेल के बाद क्या होगा ये कहना कठिन है। जी, इस पूरे डिस्कशन को अगर हम वाइंड अप करें इस दृष्टि से, तो आपको लग रहा है कि अब ये देश बदल रहा है? जो एक जड़ता महसूस हो रही थी पिछले कुछ अरसे से, इस ताज़ा घटनाक्रम ने, इस आंदोलन ने, और अब ये अनवरत जारी रहेगा, एक मोमेंटम सा पकड़ लिया, ऐसा लग रहा है सर? अनवरत जारी रहेगा कोई गारंटी नहीं है। देश बदल जाएगा कोई गारंटी नहीं है। बदलने की सुगबुगाहट हुई है। दीवार में रोशनदान खुला है। हवा में ऑक्सीजन बढ़ गई है। अब इसके बाद सिर्फ ये 20-25 साल के बच्चों पे पूरी जिम्मेवारी डाल के कि बेटा तू देश बदल दे। ये हिंदुस्तानी स्टाइल है ना, चढ़ जा बेटा सूली पे राम भली करेगा, कि तू सूली पे चढ़ जा, काम मेरा, तू सूली पे चढ़ जा, मैं बैठ के ताली बजाऊंगा। ऐसे तो देश नहीं बदलेगा ना। इन्होंने अपना काम कर दिया, अब हम लोग भी कुछ करें। तो इन बच्चों ने गला खोल दिया है, इन बच्चों ने रास्ता दिखाया है। अब आगे हमें भी कुछ करना होगा, तमाम चीज़ों को लेके आगे बढ़ना होगा और देश के बड़े मुद्दों से इसे जोड़ना होगा। तो इसलिए जो किसान और जवान की बात हो रही है वो बिल्कुल सही चीज़ है, बिल्कुल होना चाहिए। देश के बुनियादी मुद्दों पे सारा मामला एक धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे या अमित शाह के इस्तीफे या संसद के बवाल तक सीमित हो तो ये तो बहुत छोटी बात होगी ना। ये बुनियादी, जब तक इस देश के बदलाव, और शिक्षा और एम्प्लॉयमेंट, ये दो ऐसी बुनियादी चीज़ें हैं, अगर ये हो जाती हैं तो लगेगा कि हाँ बहुत बड़ा बदलाव हुआ। और ये दोनों में अगर बदलाव होगा तो इस देश की डिक्टेटरशिप का अपने आप इलाज हो जाएगा, अलग से इलाज करने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उस सब की शुरुआत हो गई है। युवाओं ने एक मैसेज तो दे दिया है कि हमसे पंगा नहीं लेना, ये सरकार को समझ आ गया है। लेकिन जहाँ एक तरफ हम कर रहे हैं कि लोकतंत्र को आगे बढ़ाने के लिए क्या करना होगा, वहाँ ये भी सोचिए कि जो सत्ताधीश हैं वो भी कुछ सोच रहे हैं, वो भी प्लान बना रहे हैं, आगे से ऐसा कभी होने ना पाए, इनको ठीक करना है। अब आश्वासन तो दे दिया है कि भाई इसके ऊपर मुकदमे नहीं करेंगे, तो ठीक है, आपने परसों जो किया उसके बारे में मुकदमा नहीं किया जाएगा, लेकिन आज से 10 साल पहले आपके भाई ने कुछ किया था, उस पर तो मुकदमा हो सकता है, वो किया जाएगा। मतलब इधर से घेरा जाएगा तो कान को यूं पकड़ने की बजाय यूं करके पकड़ा जाएगा। ये सब खेल होंगे। तो अभी तो सत्ता के खेल होने बाकी हैं। तो एक तरफ लोकतंत्र के लिए रास्ता खोजना, दूसरी तरफ सत्ता की तरफ से जो प्रताड़ना आएगी, पहले से टाइट करना शुरू कर दिया है। अभी आ गए हैं कि जो सोशल मीडिया पे पोस्ट हैं, जो माननीय प्रधानमंत्री संवैधानिक पदों पे बैठे हुए लोगों की अवमानना करते हैं, उसको हटाया जाए। क्यों भाई, आपकी जो अवमानना करते हैं उसको क्यों ना हटाया जाए? मेरे बारे में दिन रात जो माँ बहन करते रहते हैं उसको क्यों ना हटाया जाए? नहीं, वो सम्माननीय लोगों के लिए। तो मतलब क्या, सोशल मीडिया को भी टाइट करेंगे, मीडिया को टाइट करेंगे। तो अभी तो लंबी लड़ाई है, लंबी लड़ाई की शुरुआत हुई है।
पर कम से कम किसी ने दीवार में एक सुराख तो कर दिया है, सलाम करता हूँ। बिल्कुल। लेकिन सर दूसरी तरफ अगर हम बात करें, जैसे पंजाब की बात भी होती है कि साहब पंजाब में तो आम आदमी पार्टी की सरकार है, वहाँ पर भी शिक्षा पर बात होनी चाहिए, वहाँ पर कोई बात नहीं हो रही है। तो दरअसल समस्या वही है कि आपने जो कहा बिल्कुल, वहाँ एक रोशनदान तो खोल दिया बच्चों ने, लेकिन उस रोशनदान के जो इस तरफ लोग खड़े होकर जो झांकना चाह रहे हैं, अपने में भी 100 कमियां हैं। होनी चाहिए, क्यों नहीं होनी चाहिए पंजाब की शिक्षा व्यवस्था पे? तेलंगाना में कुछ है, कर्नाटका में है, बिल्कुल मैं तो उम्मीद करूंगा, और यही युवा आंदोलन से यही मेरी उम्मीद रहती है कि वो केवल पार्टियों के खांचे में बंद होकर चीज़ों को ना देखे, वो सब पे उंगली उठाए। सबसे पहली उंगली केंद्रीय मंत्रियों पे उठनी स्वाभाविक है, क्योंकि 22 लाख बच्चों का एग्जाम वही करवाते हैं और कोई नहीं करवाता है ना। जी। तो पहली उंगली केंद्रीय मंत्री पे उठे, इसमें किसी को एतराज़ नहीं हो सकता, लेकिन बाकियों का जिक्र ना हो ये गलत है, बिल्कुल होना चाहिए जो होगा। और एक बार, इसीलिए युवाओं पे मेरे को यही भरोसा है कि एक बार जब चल देंगे तो इन सबको भी लपेटे मिलेंगे, इन सबको भी हिसाब मांगेंगे, बिल्कुल मांगना चाहिए। और जो चुप होगा, टीवी चैनल चुप हो जाएंगे, विपक्ष के नेता चुप हो जाएंगे सेलेक्टिवली, युवा सेलेक्टिव नहीं होगा, युवा सबका हिसाब मांगेगा, और वही होना चाहिए। वही होना चाहिए सर। अभी हमने भी अपनी डिस्कशन में बात हुई कि हिंदू मुसलमान, तो सर अब जो इस नई पीढ़ी से हम लोग इंटरेक्ट करते हैं जब फील्ड में जाके भी, मुझे तो कभी नहीं लगा कि इस पीढ़ी इस तरीके से भी सोचती है। सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, ज़्यादातर। लेकिन हिंदू मुसलमान सर तब होता है जब हम होने देते हैं। हम आप कैसे कर लेंगे देते- हिंदू मुसलमान? तो मुझे लगता है कि हमारी गलती नहीं है, हमारी गलती में मैं एज ए सोसाइटी बात कर रहा हूँ। अंत में तो जाहिर है, अगर हम शिकार नहीं होंगे उसका प्रचार का, तो कोई प्रचार असर नहीं कर सकता। दुनिया का कोई झूठ तब तक कामयाब नहीं होगा जब तक मैं उस पर विश्वास नहीं करूं। लेकिन आप उस साधारण व्यक्ति को देखिए जो घर में बैठ के टीवी देख रहा है, जिसको टीवी पे बताया जा रहा है कि मुसलमानों की आबादी ऐसी बढ़ रही है, ऐसी बढ़ रही है कि अब तो बस तुम माइनॉरिटी में आने वाले हो। अब वो बैठ के स्टैटिस्टिशियन तो नहीं है ना, घर पे बैठा के देख ले, मतलब ये बिल्कुल उल्लूपने की बात है। मुसलमान की आबादी इस देश में बढ़ते 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 18-19% पहुँचेगी, इससे फालतू कभी नहीं पहुँचेगी। आप चाहिए तो मैं स्टैटिस्टिक्स कर दूंगा आपके साथ बैठ के, कोई नहीं करता। बैठ के टीवी पे रोज़ जहर पिलाते हैं, फिर आपको बताया जाता है कि आपको पता नहीं यहाँ पे कितने, मतलब ये SIR में ये पूरा जैसे बांग्लादेश आके भारत में बस गया हो, इतने खतरनाक आप्रवासी आ गए, विदेशी आप्रवासी चल नहीं रहा पिछले 4 महीने से। इनसे कोई पूछे, भाई साहब बता दो ना कितने। पूछा मैंने, बिहार SIR के बाद मैंने पूछा, अच्छा कितने अब तो ठीक है बिहार का SIR पूरा हो गया ना, आपके पास आंकड़ा होगा ना, बता दो कितने विदेशी आप्रवासी पकड़े गए। नाम नहीं लेते, संख्या नहीं बताते, क्यों? क्योंकि पकड़े नहीं गए। लेकिन सारी चैनल तो चला रही हैं। फिर उसके बाद ये कि वहाँ पे मतलब 10 जगह इस देश में हर रोज़ 100 मर्डर होते होंगे, 1000 मर्डर होते होंगे। हिंदू ने हिंदू को मारा, मुसलमान ने मुसलमान को मारा, हिंदू ने मुसलमान को मारा, मुसलमान ने हिंदू को मारा। लेकिन आपने सिर्फ वो एक चीज़ पकड़ी जहाँ एक मुसलमान ने हिंदू को मारा, टीवी पे लगा दिया, दिन रात उसको दिखाना शुरू कर दिया। जब इतना जहर चलाएंगे तो भाई किसी साधारण व्यक्ति पे असर तो होगा ना। आबादी इनकी बढ़ रही है, लड़कियां हमारी देखो, इनके लड़के इनके शादी करके ले जा रहे हैं, लव जिहाद वगैरह जो चला रहे हैं, और ये जो साहब गुंडागर्दी कर रहे हैं। और फिर साधारण व्यक्ति अपने जीवन का जो छोटा मोटा घटना होती है उससे इस बड़ी प्रोपेगेंडा को जोड़ता है ना। हिंदू मुसलमान में दुराव और एक थोड़ा सा डिफरेंस रहा है इस देश में, सिर्फ हिंदू मुसलमान में नहीं, किसी भी 2 जातियों में रहता है। बिल्कुल। किसी मोहल्ले में चले जाइए, गांव में चले जाइए, 2 बड़ी जातियों से एक दूसरे के बारे में अलग होकर जरा बात कीजिए, आपको क्या क्या कहानी एक दूसरे के बारे में बताएंगे। वहाँ दंगा नहीं होगा कभी भी। लेकिन अगर कोई टीवी चैनल अपना धंधा बना ले उन दोनों जातियों को भिड़ाने का, दंगा हो जाएगा। फिर आप कहेंगे कि साहब देखिए कितने नासमझ लोग हैं, एक दूसरे से दंगा कर रहे हैं। मैं कहूँगा जरूर नासमझ हैं, लेकिन उस बदमाश का भी तो नाम लो ना जिसने धंधा बना रखा है। माने इन लोगों ने, इस देश में कुछ लोग हैं जिन्होंने धंधा बना रखा है नफरत फैलाने का, धंधा बना रखा है हिंदू मुसलमान में झगड़ा करवाने का। और मैं एक सिंपल सी चीज़ पूछता हूँ, आप बताइए, मेरा परिवार है, परिवार में 2 बच्चे हैं, 2 ही हैं संयोग से। जो आए मेरे कोई व्यक्ति बाहर से आता है, मेरे दोनों बच्चों में झगड़ा करवाता है, मेरी पत्नी क्या कहेगी
मेरी पत्नी पहले दिन अपने बच्चों को कहेगी, बेटा ये आदमी ठीक नहीं है, इसके मुंह क्यों लगते हो। दूसरे दिन फिर वही आदमी आता है, इस बार मेरे दोनों बच्चों में सिर फटोवल करवा देता है। मेरी पत्नी क्या करेगी, मैं अपनी पत्नी को तो जानता हूँ, कान से पकड़ेगी आदमी को, बाहर घर से निकालेगी, कहेगी अगली बार तुझे देखा ना मेरे घर के नज़दीक तो मुझसे बुरा कोई ना होगा। हिंदुस्तान की हर औरत ये करेगी। बिल्कुल बिल्कुल। अब उस औरत की जगह भारत माता को रख लीजिए, ये भारत माता है, 2 उसके बच्चे हैं हिंदू और मुसलमान। इन लोगों ने जिन्होंने दुकान खोल रखी है, धंधा चला रखा है, ये राजनेता, बीजेपी वाले और आपके भाईबंद टेलीविज़न चैनल वाले, इन्होंने धंधा चला रखा है रोज़ इस देश में हिंदू मुसलमान की लड़ाई का, नफ़रत करवाने का। अच्छा आज कोई झगड़ा हुआ, आहा कवरेज, आज झगड़ा नहीं हुआ, 10 साल पहले हुआ होगा, अच्छा बाबर के टाइम तो ज़रूर हुआ होगा। क्या चला रखा है। भगत सिंह को पढ़ो, भगत सिंह ने अपने, उनके ज़माना में टीवी चैनल नहीं होते थे, अखबार होते थे जी। उन्होंने इन अखबार वालों पर टिप्पणी की है जो हिंदू मुसलमान की लड़ाई का धंधा करवाते हैं। तब हिंदू मुसलमान सिक्का होता था पंजाब के अंदर। जी। भगत सिंह को पढ़ लो, जो भगत सिंह ने कहा था वो इन सब पे लागू होता है। ये गद्दार हैं। अगर जो व्यक्ति आके मेरे घर में मेरे 2 बच्चों में लड़ाई करवाता है वो मेरे फैमिली का दुश्मन है ना, इसी तरह से ये सब लोग भारत के दुश्मन हैं जो हिंदू मुसलमान में झगड़े का रोज़ धंधा करवाते हैं। किसी राष्ट्रभक्त अगर कोई सच्चा हो, राष्ट्रभक्त क्या करता है, घर में डिफरेंसेस नहीं होते हैं, क्या कहता है ना भाई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, चल इसको मैं ज़रा डांटूंगा, इसको ज़रा बोलूँगा, ठीक करवाऊँगा, नहीं ऐसे मिल के साथ रहना ना। ये राष्ट्रभक्त का ये काम होता है, ये नहीं कि उकसाए, लड़ाए, झगड़ा करवाए, आग के ऊपर रोटी सेके और उसके बाद इलेक्शन में जीत के आए राष्ट्र मेरे साथ है। ये गद्दार हैं, देशद्रोह हैं, इनकी बात पहले कीजिए। जी सर, आखिर में अगर एक तरफ बीजेपी है, मैं अभी पिछले कुछ दिनों में, और दूसरी तरफ संघ की बात करूँगा, आरएसएस की, तो संघ के जो सरसंघ चालक हैं मोहन भागवत, उन्होंने एक स्टेटमेंट दी कि बस हो गया, हर मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढना बंद करो। मुझे व्यक्तिगत तौर पर बतौर पत्रकार बहुत अच्छी स्टेटमेंट लगी। ठीक है, कोई व्यक्ति जो इतना बड़ा संगठन चला रहा है, इसी तरह की भाषा आपकी हुई। फिर उन्होंने जब ये आंदोलन हुआ उस दौरान उन्होंने एक बात कही कि ये आज की पीढ़ी है, ये सवाल पूछती है, इनके सवालों के जवाब आपको देने होंगे। फिर उनका भी 2-3 दिन पहले एक और बयान आता है, वो कहते हैं कि LGBTQ कि हमारे समाज का हिस्सा है, हमारे समाज का अंग है। तो एक तरफ ये बदलाव है और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी की जड़ता में देखता हूं कि वो जिस नैरेटिव की हम बात कर रहे हैं, तो ये 2 चीजें जो है, ये जो जिस धारा में चल रही हैं, जो जिसे कहा जाए कि अगर वैचारिक गंगोत्री की बात करें तो संघ है, लेकिन सरसंघ चालक तो इस तरह की बात कर रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के देश भर में नेता, कार्यकर्ता, उनका थॉट प्रोसेस, उनका नैरेटिव बनाने का तरीका बिल्कुल अलग है। आंदोलन हो रहा है, उस मंच के नीचे बच्चे बैठकर पिज्जा खा रहे हैं, तो एक नैरेटिव चल पड़ा, यहाँ तो पार्टी हो रही है। अरे साहब, ऊपर लोग भूख हड़ताल कर रहे हैं, नीचे जो लोग आंदोलन चला रहे हैं वो पिज्जा खाएं, कुछ खाएं, उनकी मर्जी, और इस देश के लोग उनको पिज्जा भेज रहे थे। तो इस पर आपका फाइनल कमेंट चाहूंगा। इतनी मासूमियत से न देखें आरएसएस के सरसंघ चालक के वक्तव्यों को। अगर वो सदैव ये कह रहे होते, मैं खड़ा होकर सलाम करता। आपके संगठन से मेरे डिफरेंसेस हैं, लेकिन मैं सलाम करूँ आपको। अगर वो सदैव कह रहे होते, अगर 10 बार उकसा के 10 मस्जिदों के नीचे मंदिर ढूंढवा के 11वीं बार कहते हैं बस अब बहुत हो गया, अब और मत करो, फिर मुझे इसमें रणनीति नज़र आती है। अगर वो तमाम आंदोलनों में अपने सारे लोगों को लगा के कि इसके खिलाफ ये करो, किसान आंदोलन के खिलाफ किसने दुष्प्रचार किया? सारे आरएसएस वाले लगे हुए थे, सारा इनका तंत्र लगा हुआ था किसान आंदोलन को बदनाम करने में, और उसके बाद कहते हैं नहीं बच्चों के खिलाफ मत करो। फिर मुझे ये इतनी मासूमियत नज़र नहीं आती, मुझे इसमें एक दोहरापन नज़र आता है कि वो एक गुड कॉप बैड कॉप का खेल होता है ना, कि हम दोनों मिलके जाते हैं, मैं कहता हूँ तुम ज़रा टाइट कर देना, मैं ज़रा मल्हम लगाऊंगा उनके ऊपर। फिर मुझे ये खेल नज़र आता है। अगर आरएसएस को आज भी समझ आ जाए, छोड़ दीजिए 100 साल का इनका इस देश में हिंदू मुसलमान करवाने का इतिहास है, मैं उसको भूलने को तैयार हूँ। आज आप कह दीजिए बस
अब और मंदिर मस्जिद नहीं। मैं समझता हूँ 1991 में इस देश में एक कानून बना था जिसमें अयोध्या का मंदिर कवर नहीं होता था कि अब और मंदिर मस्जिद के झगड़े इस देश में नहीं होंगे। 15 अगस्त 1943 को जो मंदिर था वो मंदिर, जो मस्जिद था वो मस्जिद, जो चर्च थी वो चर्च, गुरुद्वारा था गुरुद्वारा। ख़त्म करो इस धंधे को। जो कह दे मैं उसे गले लगाने को तैयार हूँ। 21वीं सदी में ये देश मंदिर मस्जिद ना करे, ये देश अस्पताल करे, यूनिवर्सिटी करे, कॉलेज करे, ये देश इंडस्ट्री करे, ये देश रोजगार करे, ये देश दुनिया को दिखाए हम क्या हैं, कितनी महान सभ्यता के हम वारिस हैं। और वो महान सभ्यता के वारिस जब दिन रात हिंदू मुसलमान करते हैं, मंदिर मस्जिद करते हैं, हंसती है दुनिया हम पे। जैसे हम ट्रंप पे हंसते हैं ना, हम तो सब गला खोल के ट्रंप पे हंस लेते हैं, देखते नहीं दुनिया हम पे क्या हंसती होगी। हंसती है दुनिया हम पे। ये गांधी का देश है, गॉडसे का देश नहीं। बिल्कुल गांधी का इस गांधी के देश में थोड़ा तो शर्म करो, थोड़ा तो आगे देखो, लाइन लगा दो और बस हिंदू मुसलमान नहीं, इंसान है, आगे बढ़ो, देश को आगे लेके जाओ, ये करो, देश को पीछे मत घसीटो। अगर ये काम आरएसएस के सरसंघ चालक करने को तैयार हैं, मैं उन्हें गले लगाने को तैयार हूँ। ये काम इस्लामिक ये संगठन करने को तैयार हैं, ये काम एसजीपीसी करने को तैयार है, ये काम कोई करने को तैयार है, मैं सबको गले लगाने को तैयार हूँ। लेकिन वो तो तैयार हो जाएं पहले। बिल्कुल सर, थैंक यू वेरी मच सर। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। जो यूथ के विषय हैं इन पर बात कर, पूरे देश भर के अपने बड़े मुद्दों पर बात की। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच।